हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि डेली मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर टॉपिक्स है। जो लोग आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैकेनिक्स हैं, उनके भी यहाँ पर चैप्टर एक है जो कि ट्रांसफार्मर से है। और इलेक्ट्रीशियन में तो पूछिए जिन, यहाँ पर तो आपका चैप्टर बहुत ही बड़ा है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर की वीडियो होने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 3 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप किसी भी क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया है। आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मरों में गुंजन रव का कारण है। पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, दूसरा ऑप्शन दिया गया हॉल प्रभाव, और तीसरा ऑप्शन दिया गया स्थिर विद्युत क्षेत्र, और चौथा ऑप्शन दिया गया विद्युत चुंबकीय विरूपण। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें से आपका एक गुंजन आता है, जो हम की आवाज़ आती है, ठीक है, वही से यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया है। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर में गुंजन रव का कारण जो होता है चुंबकीय विरूपण होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भावर धारा क्षति कम की जा सकती है। तो दोस्तों देखिए, शक्ति ट्रांसफार्मर में होने वाली जो भार धारा क्षति होती है उसको कम करने के लिए उसे पतली जो आपका होता है, जो पटली होता है, उसका कारण किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पटलीकरण की मोटाई को कम करके हम भार धारा को और उसकी को हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं जो क्षति होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो दिया गया ए ऑप्शन, ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को खाली स्थान से बनाया जाता है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, दिया गया है ऑप्शन कि माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन दिया गया कास्ट आयरन, तीसरा ऑप्शन दिया गया सॉफ्ट आयरन, और चौथा ऑप्शन दिया गया हाई स्पीड स्टील। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो ट्रांसफार्मर में एडी करंट 6 को रक्षित करने के लिए जो आपकी कोर को दिया जाता है उसको सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली जो क्रोड होती है वो मुलायम लोहे और विशेष मिश्र धातु की इस्पात की ये पत्तियां बनाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी अर्थात सॉफ्ट आयरन, तो ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में सही है। यहाँ पर दिया गया एनपी ग्रेटर देन एनएस, या एनएस ग्रेटर देन एनपी, या एनएस बराबर एनपी, या यहाँ पर दिया गया परिवर्तित होने रहता है। तो दोस्तों देखिए, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, ये आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो द्वितीय कुंडल में वर्तनों की संख्या होती है, ये प्राथमिक कुंडल में वर्तनों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 पे। कह रहा है क्वेश्चन के उच्चतर वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण कहलाता है। ट्रांसमीटर, या कम्यूटेटर, या अल्टरनेटर, या ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, उच्चतर वोल्टेज से निरंतर वोल्टेज या विपरीत से एसी रूपांतरित करने वाला जो उपकरण होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर कहलाता है। और ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के विभव के समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम आती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि पूछ दिया जाए इसका कार्य सिद्धांत, तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत अनन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मरों पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए किया जाता है, क्रोड हानि, या घर्षण हानि, या कॉपर हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर पर जो खुला पथ परीक्षण क्रोड जो हानि होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। और खुला पथ परीक्षण में ट्रांसफार्मर की जो अति कम सप्लाई वोल्टता प्रदान की जाती है, इसके लिए हम लो क्रोड में वोल्टता के लिए अनुपात में बहुत कम फ्लक्स उत्पन्न
होता है जो कि अधिकतम लो हानियाँ उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है। जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, जो इसमें जो निर्माण किया जाता है उसका, वो किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसमें आपका सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है सिलिकॉन स्टील, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली जो क्रूड सिलिकॉन स्टील की पत्तियां से क्या होती है, बनी होती है, जिसमें कि ट्रांसफार्मर में भंवर द्वारा जो भंवर द्वारा हानियाँ होती है अर्थात ईडे करंट लॉस को न्यूनतम किया जा सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग के घुमाव की संख्या अधिक है? द्वितीयक वाइंडिंग या प्राथमिक वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग या कम वोल्टेज वाइंडिंग? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग के घुमाव अर्थात टर्न्स की संख्या अधिक होती है। और ट्रांसफार्मर एक क्या है, वैद्युतिक स्थैतिक मशीन है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कि आपका म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और दोस्तों यदि ये ट्रांसफार्मर पूछ दिया जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज अंतर है 180 या 150 या 130 या 120। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच जो फेज अंतर होता है वो आपका 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी भी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं। अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जो इसमें शर्तें होती है वो आपकी होती है कि इसका जो सूत्र होता है, पहले सूत्र जान लीजिए। जो आपका इसमें अधिकतम दक्षता का जो सूत्र होता है दोस्तों, ये आपका होता है विशिष्ट हानियाँ अपान निर्दिष्ट हानियाँ। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अर्थात निर्दिष्ट माइनस आपकी हानि, जो यहाँ पर निर्दिष्ट हानियाँ होती है उसका आपका होता है निष्ठ। अर्थात हम कह सकते हैं कि लौ हानियाँ बराबर ताम्र हानियाँ, ये शर्तें होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए और इन ऑप्शनों में आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी अर्थात हानि बराबर लौ हानि अर्थात कॉपर लॉसेज बराबर आयरन लॉसेज, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्लियर हो गया दोस्तों? अर्थात लौ हानि बराबर ताम्र हानि होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक से द्वितीय का घुमाव अनुपात 1:1 या 1:2 या 2:1 या 1:3। तो दोस्तों आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का प्राथमिक से द्वितीय का जो घुमाव अनुपात होता है वो आपका 1:1 होता है, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर की रेटिंग को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर की रेटिंग को हम केवीए में व्यक्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बार बार बता चुका हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका यदि कारण पूछ दिया जाए कि ये केवीए में क्यों होता है, तो दोस्तों इसका कारण यही है कि ट्रांसफार्मर की शक्ति गुणांक अर्थात पावर फैक्टर सदैव उस पर लगी मशीन पर अन्य लोड पर ये निर्भर करता है। और अन्य मशीनों की रेटिंग जो होती है अर्थात जनरेटर की पूछ दिया जाए तो इसमें KW होता है। अर्थात यहाँ पर जो KW दिया गया ये आपका जनरेटर का है। और KW और KVA जो आपका होता है ये किसका होता है, अल्टरनेटर का होता है। और यदि मोटर की पूछ दिया जाए तो मोटर का आपका HP होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अर्थात ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है, KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर काम करता है, जो कि मैं आपको बार बार बताया जा रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो आपका सिद्धांत होता है ये आपका किस पे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ गलत दिया गया दोस्तों। ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा नहीं दिया गया है। इसमें कुछ गलत किया गया है दोस्तों, इसको आप ध्यान देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन है। यहाँ पर दिया गया तांबे की हानि को कम करना, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है कि वोल्टेज में वृद्धि, और सी ऑप्शन दिया गया आवृत्ति में वृद्धि, और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया लो हानि को कम करना है।
तो दोस्तों देखिए, ट्रांसफार्मर कोर में लेमिनेशन का प्रयोग लौ हानि को कम करना ही है, ठीक है। और क्रोड में जो आपका कम प्रतिरोध होने के कारण उच्च जो भंवर धारा प्रेरित होती है, वो धाराएं क्रोड में कई बंद लघु परिपथ बनाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 पे। कह रहा है क्वेश्चन के एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर खाली स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मोटर या डीसी जनरेटर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या अल्टरनेटर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर खाली स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात किया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान देखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्त होती है। जैसे कि जब ट्रांसफार्मर को कम वर्तनों की तरफ वाली कुंडली को यदि हम सप्लाई से जोड़ दें तो उसमें अधिक वर्तनों वाली कुंडली से लोड को जोड़ा जाना चाहिए। तब इस स्थिति में स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेरों को दोगुना किया जाए तथा प्राथमिक वोल्टता को आधा किया जाए तो द्वितीयक वोल्टता खाली स्थान होगी आधा, कोई परिवर्तन नहीं, या 2 गुना या 4 गुना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका जब आप सूत्र लगाएंगे अर्थात इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, आपका होता है V2/V1 बराबर N2 अपान N1 बराबर I1 अपान I2 बराबर किए होता है, ठीक है। और प्रश्नानुसार हमारा क्या कर देंगे, अर्थात प्रश्न कर रहा है कि यदि एक ट्रांसफार्मर का द्वितीयक फेरों की दोगुना किया जाए, अर्थात यहाँ पर फेरों को दोगुना करने की कह रहा है, अर्थात एन को यहाँ पर दोगुना करने की बात कह रहा है। तो हमारा हो जाएगा V1 बराबर V1 अपान V2, ठीक है। तो N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 2N2 हो जाएगा। तो V2 अपान V1, ठीक है। इस तरह आप करके लेके जाएंगे तो ये आपका जो सूत्र बनेगा ये आपका हो जाता है V2 अपान V1 बराबर N2 अपान N1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। कह रहा है क्वेश्चन की स्टॉक संयोजन को खाली स्थान में बदलने में उपयोग किया जाता है। एक एकल फेज आपूर्ति को 3 चरण, या एकल फेज आपूर्ति को 2 चरण, या स्टार सर्किट प्राथमिका डेल्टा सर्किट द्वितीयक में, या 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति से। तो दोस्तों देखिए, स्कॉट कनेक्शन का प्रयोग 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इस विधि को हम वैज्ञानिक चार्ल्स एफ स्कॉट ने बनाई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर उपयोग किए जाने वाला पदार्थ होता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका पदार्थ होता है वो आपका सिलिका जेल होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और सिलिका जेल का यदि रंग की बात पूछा जाए तो इसका रंग नीला होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया सी, ये क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण खाली स्थान को रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में नो लोड टेस्ट द्वारा हम ट्रांसफार्मर की चुंबकन धारा तथा नो लोड हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर नो लोड की बात कराए तो नो लोड को हम I0 से यहाँ पर संकेत करते हैं। नो लोड जो धारा होता है उसको हम I0 से यहाँ पर संकेत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। और दोस्तों यदि नो लोड हानि के यदि आपसे सूत्र पूछ दिया जाए तो आपका होता है I1 I0 कास, यहाँ पर थीटा 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, अर्थात चुंबकन धारा तथा नो लोड हानि। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। कह रहा है क्वेश्चन की संरक्षक धारा अर्थात ट्रांसफार्मर CT के बोझ को खाली स्थान में निर्दिष्ट करना किया जाता है। नो लोड धारा का प्रतिशत, या वोल्ट एम्पियर, या प्रतिशत अनुपातित, या प्रतिशत यहाँ पर दिया गया है फेज 30। तो दोस्तों देखिए, जो आपका होता है ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि CT के बोझ को खाली स्थान में निर्दिष्ट किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है प्रतिशत अनुपात 30 में, जो कि यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर को खाली स्थान के उपयोग में लिया जाता है। किसके उपयोग में लिया जाता है? तो देखिए, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है, सभी को मालूम है, इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। और जो कि ट्रांसफार्मर इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका कार्य करता है।
और इसका प्रयोग केवल एसी के लिए वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने में काम में किया जाता है। और यदि सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की संख्या यदि बढ़ा दी जाए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है, और यदि सेकेंडरी में कॉइल की संख्या घटा दी जाए तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 पे कह रहा है क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर की आवृत्ति में बदलाव के साथ, तो ट्रांसफार्मर में आवृत्ति के परिवर्तन से कॉपर की हानियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आवृत्ति में बदलने से आपकी क्या होती है, कोर हानियाँ बदलती है। क्योंकि दोस्तों कोर हानियाँ आपका जो होता है इसमें कई प्रकार की क्षति होती है, जैसे कि हिस्टैरिसीस हानि होती है और भौर धारा हानि होती है, इससे बहुत सारी यहाँ पर हानियाँ होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तांबे की क्षतियाँ अपरिवर्तित रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति पे परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में आवृत्ति परिवर्तन होने पर इकाई शक्ति गुणक न्यूनतम प्रभावित होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी दिया गया, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा था, अर्थात यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है क्वेश्चन की ट्रांसफार्मर में भौर धारा हानियाँ निम्न पर में होती है, प्राथमिक कुंडली में या कोर में या द्वितीय कुंडली में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में भौर धारा हानियाँ जो होती है कोर में होती है, और कोर में दो प्रकार की हानियाँ होती है, एक होती है आपका हिस्टैरिसीस हानियाँ और दूसरी आपकी होती है भौर धारा हानियाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे कह रहा है क्वेश्चन के ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक होता है इकाई या 0.8 या सदैव अग्र या शून्य। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका शून्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।